नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मांडल के देवनारायण मंदिर को स्थायी रूप से दर्शनार्थियों व सेवा पूजा अर्चना के लिए खोलने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों व समाज के 2 से 2,500 लोग मांडल से 13 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर भीलवाड़ा जेल चौराहे पहुंच गए। ये लोग अपनी 3 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। बताया गया है कि मांडल में एक विवादित स्थल जो कि 45 साल से बंद है, उसका दरवाजा पिछले दिनों गोपाल सिंह गुजर नामक युवक ने खोल दिया था। इसे लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने मांडल में जुलूस निकाला और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए टिप्पणी की थी। इससे आक्रोशित हिंदू समाज ने रविवार को स्वैच्छिक मांडल बंद का आह्वान किया था। उधर हिंदू संगठनों के लोगों ने तहसील कार्यालय के बाहर मीटिंग आहूत की। मीटिंग में सोमवार को मांडल तेजाजी चौक से पैदल मार्च कर भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचने और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया था। इसी के तहत सुबह से मांडल तेजाजी चौक में लोग जुटने शुरू हो गए। दोपहर करीब 12:15 बजे 2 से 2,500 लोग जुट गए। इसके बाद ये लोग पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए निकले। करीब 13 किलोमीटर का सफर तय कर ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ये लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उधर पैदल मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। कलेक्टर के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से मांडल से पैदल मार्च शुरू हुआ। पैदल मार्च में जिले भर के हिंदू समाज के युवाओं ने हिस्सा लिया। पैदल मार्च के साथ चौपहिया, दोपहिया वाहन भी थे। मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा से युवाओं का स्वागत किया। पैदल मार्च में पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, उदयलाल भडाना, गोपाल सिंह गुर्जर बस्ती, नंदलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। देवनारायण संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि समस्त हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक एवं जन जन के आराध्य भगवान देवनारायण जी का ग्राम मांडल में प्राचीन मंदिर है, जहां पर वर्षों से गुर्जर समाज सहित हिंदू समाज के व्यक्ति भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना व दर्शन के लिए आते जाते हैं। 1555 में निर्माण कार्य चालू करवाया था। ज्ञापन में बताया कि देवनारायण मंदिर का निर्माण गुर्जर समाज के पंचों ने खेताजी नेताजी से संवत 1555 में निर्माण चालू करवाया, जो संवत 1557 तक मिति माघ शुद्ध सातम के दिन पूर्णाहुति हो गई। 1561 में बड़वा जी की पोथी के रिकॉर्ड में दर्ज है। समुदाय विशेष का कोई लेना देना नहीं। ज्ञापन में बताया गया कि मांडल गांव का तालाब संवत 840 में देवनारायण के परदादा पांडुराव जी ने करवाकर मांडल गांव की नींव की स्थापना की। 1237 वर्ष पहले ही गांव को बसाया। देवनारायण भगवान का इतिहास तभी से है। समुदाय विशेष का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मंदिर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। विगत वर्षों से मांडल के देवनारायण मंदिर पर समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने मंदिर पर लड़ाई झगड़ा कर 1977 से ही 145 कोर्ट रिसीवर नियुक्ति कर रही है। ज्ञापन के अनुसार देवनारायण मंदिर के स्वामित्व के दावे को मुस्लिम समुदाय की ओर से तलिया मीठू शाह फकीर होने का दावा किया, जिसे सिविल न्यायाधीश मांडल प्रकरण द्वारा अपने निर्णय 25 मार्च 2010 से अस्वीकार कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मौके पर देवनारायण का मंदिर है। इसके बावजूद पुलिस ने देवनारायण मंदिर को हिंदुओं को नहीं सौंपा। इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील भी 28 जनवरी 2014 को खारिज हो चुकी है। ऐसे में रिसीवरी हटाई जानी चाहिए, अन्यथा हिंदुओं में आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। समिति ने ज्ञापन में कहा कि रिसीवरी निरस्त कर मंदिर को पुनः दर्शनार्थियों के लिए खोला जाए। देवनारायण संघर्ष समिति यह अपील प्रशासन से करते हुए कहा कि समय रहते देवनारायण मंदिर को नहीं खोला गया तो समस्त हिंदू समाज पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन में मांडल देवनारायण मंदिर स्थायी रूप से दर्शनार्थियों के लिए खोलने, इस प्रकरण से जुड़े युवाओं पर दर्ज मामले वापस लेने, 31 जुलाई 2021 को इसी मंदिर प्रकरण को लेकर दर्ज मुकदमे वापस हुए एवं जब्त वाहनों को रिलीज करवाने का आदेश जारी करें। 11 मार्च को समाज विशेष के लोगों द्वारा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले व्यक्तियों की धरपकड़ अभी तक नहीं हुई, जिसे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर कस्बे सहित जिले में शांति कायम करवाई जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि उक्त मांगों को तत्काल प्रभाव से मानी जाए एवं हिंदू समाज में जो रोष है उसके लिए समाधान किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कुछ दिन पूर्व मांडल में ज्ञापन देते जाते समय कुछ विवादास्पद नारों के विरोध में आज भीलवाड़ा से मांडल करीब 16 किलोमीटर
दूर हजारों की संख्या में आज हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग हैं आज उसी ज्ञापन के विरोध में यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। हम देख सकते हैं कि भीलवाड़ा से मंडल तक करीब 16 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग झंडे और साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के जेल चौराहे के पास में, जहाँ पर पूरी तरह से यहाँ जाब्ता तैनात है और यहाँ पूरी छावनी में तब्दील है। हजारों की संख्या में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भीड़ पूरी तरह से यहाँ पर है और पुलिस का यहाँ पूरी तरह से जाब्ता तैनात है और लोग हाथों में झंडे लेकर यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर ये हजारों की संख्या में लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। मंडल से आज हजारों की संख्या में 16 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन किस बात का था, आइए हम चर्चा करते हैं। संघर्ष समिति जुड़े उदयलाल भड़नत जी, क्या किस चीज़ को लेकर आज आप ज्ञापन देने के लिए आए? हमारी साहब ये मांग थी, हमारा जो भगवान देवनारायण का मंदिर है और पिछले 45 वर्षों से 1977 से वो मंदिर बंद है। उस मंदिर के अंदर एक बेर का जो पेड़ था, वो बेर का पेड़ होता है, उस पेड़ की एक टहनी को लेके, टहनी वो जो मस्जिद के अंदर चली गई, उस पर एक छोटा सा विवाद था। अगर सही बताया जाए तो वो जो मस्जिद की जगह वो भी हमारा देवनारायण के भगवान का चबूतरा था। इन लोगों ने ताजिए रखने के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा पूरी मंडल में आप किसी से भी सर्वे करवा सकते हैं, ताजिए उतारने के लिए वो जगह मांगी। हमारे समाज के लोग पूर्वज बोले थे, उन्होंने कहा आप अपने ताजिए बनाने के लिए जगह ले सकते हो, तो उन्होंने वो ताजिए बनाते बनाते उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके उस पर एक मदरसा बनाया। मदरसे के बाद उन्होंने मस्जिद चालू कर दी और मस्जिद के बाद भी हमारा हिंदू समाज ने उनको कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमारा वो बेर की जो एक टहनी गई, उस टहनी को काटने को लेकर एक झगड़ा हुआ 1977 के अंदर। हिंदू हम और हमारे जो भगवान इनका जो बेवान जो दोवनी नाटी के अंदर कुछ आपने जल जूलनी ग्यारस के दिन गांव के सभी हिंदू समाज के लोग भगवान ठाकुर जी को लेकर दोवनी नाटी में उस मंदिर को झुलाने गए थे। पीछे से मुस्लिम समाज के लोग ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, उस पर कब्जा कर दिया और अपना हक जमाया कि ये हमारे समाज का मंदिर है। जबकि उस मंदिर का देखा जाए, पुरातत्व विभाग से भी हमने मांग कर रखी कि उसका सर्वे करें कि देवनारायण का मंदिर कैसा होता है, मस्जिद कैसी होती है, मकबरा कैसा होता है। अगर उसका सारा अध्ययन, जैसे कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया, अगर वो सब उसमें डिटेल आ जाएगी कि मस्जिद कैसी होती है और मंदिर कैसा होता है, मकबरे में सब में उस बनावट में सब अलग अलग होती है। पूर्व में मामला कोर्ट में उचरा दिन था, उसका क्या रिजल्ट मिला? 2010 में मंडल कोर्ट से फैसला हो चुका। उनका जो उनको कह दिया भाई फैसले में कि इनका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं, इनका अस्वीकार किया जाता है। और उसके बाद 2014 में एडीजे कोर्ट का फैसला आया, उसमें भी अस्वीकार कर दिया गया। आज कहीं भी नहीं चल रहा है। उन्होंने केवल वक्फ बोर्ड में एक अपील लगा रखी है और एसडीएम ऑफिस में हमने मांग की हमारा मंदिर हमारे को सुपुर्द किया जाए, लेकिन एसडीएम ऑफिस में वो सारे पेपर ही गायब हैं। ऐतिहासिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहाँ सो रहा है? हमारे जो बड़वा जी की पोती है, जो पोती को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और भारत के सब लोग मानते हैं। हर आदमी की एक वंशावली होती है जो उनके बड़वाजी होते हैं, आपकी भी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी है। उस बड़वाजी की पोथी के अंदर 1555 के अंदर ये मंदिर का निर्माण किया। मंदिर पहले पक्का नहीं बना के जो पत्थर जो खड़क जिसको बोलते हैं खड़क बना के मंदिर बनाया। कुछ समय वो पत्थरों का मंदिर रहा, उसके बाद में वो मंदिर 1557 में पूर्ण हो गया और 1557 में सप्तमी के दिन उस मंदिर की पूर्णाहुति हुई और 41 क्विंटल घी और मूंग चावल की प्रसादी हुई। और 1561 में हमारे बड़वाजी की जो पोथी में उसमें रिकॉर्ड दर्ज है। बड़वाजी थे जो सांवड़ जी, जो उनका बड़वाजी का भी रिकॉर्ड है। उनको क्या तो हमने एक ऊँट गिफ्ट दिया, सोने की मोहरें दी, क्या क्या दिया वो सारी है। अगर आप बड़वाजी की पोथी का इतिहास रिकॉर्ड को माने तो हर आदमी, हर प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे आम आदमी हो, वो बड़वाजी की पोथी को सुप्रीम कोर्ट भी मानता, उसको तलब करवा सकते हैं अपने हिसाब से। उससे हमारा बन रहा है, हमारा मंदिर हमारे को जाए। मैं तो ये कहता हूँ मांडल गांव ही हमारे देवनारायण भगवान के परदादा जी ने बसाया। मांडल ये मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। मांडल का आप सब इतिहास में भी है कि मांडू राव जी जो थे देवनारायण भगवान के परदादा जी, उन्होंने ही ये तालाब बनाया। ये तालाब पूरे राजस्थान में नंबर 1 पर तालाब, सबसे बड़ा तालाब यही है। तो देवनारायण भगवान का 1237 से भी हमारा ये इससे है। और पूरी मांडल गांव को गुजर समाज ने बसाया। लेकिन गुजर समाज के लोग क्या करते हैं कि खुले में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज वहाँ 5 या 6 परिवार ही गुजर समाज के लोग हैं। कुछ गलती हमारी रही कि हमारे पूर्वज या जो एक पास कोली गोत्र के लोग वहाँ रहते थे, उन्होंने कोली खेड़ा गाँव बसा दिया, वहाँ चले गए। पूरा गाँव, वहाँ 200 घर हैं। गांगों का खेड़ा गाँव, वहाँ 200 घर अलग से हैं।
घोड़ा से मालगाड़ी है, बहुत सारे 5 कम से उस कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा भाई 5 दिन के अंदर इसकी एक समिति बनाई जाएगी और सरकार से मार्गदर्शन मांगेंगे, अगर इससे खुलता है तो हम 6 महीने के अंदर खोल देंगे। क्या रणनीति रहेगी संघर्ष समिति की? संघर्ष समिति रणनीति है कि हम वापस कलेक्टर साहब से अब पर्सनली मिलेंगे, समिति बनती है, समिति से हम हमारे जो डॉक्यूमेंट वो जब जो पूछेंगे हम पेश करेंगे, हम हमारी तरफ से पूरी मदद करेंगे। सरकार, शासन, संविधान को हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आगे हम संविधान को नहीं मानते हैं। हम भारत में पैदा हुए, तो भारत के संविधान को मानना हमारा फर्ज है। 6 महीने के अंदर वो रणनीति करेंगे, पूरे करेंगे तो ठीक है। अगर पक्षपात किया गया तो 6 महीने बाद सवाई भोज के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, पूरे भारत के गुर्जर समाज, हिंदू समाज की होगी। फिर जो होगा हमारे महंत जी जो निर्णय कर देंगे, वो जो फाइनल रहेगा वही रहेगा। मंदिर को लेके और ये प्रदर्शन और धरना और एक ज्ञापन दिया गया है, उसकी कहानी लंबी है। ये मंदिर वास्तव में जैसा इतिहास में कहते हैं हमारे पूर्वज, और ये गुर्जर समाज ने भगवान देवनारायण के परदादा जी मांडल राव जी ने मांडल गांव बसाया, तालाब भी उन्होंने बनाया। उस वक्त ये मंदिर भी लोगों ने वहाँ बनाया था जब ये गांव बसा, तब से ये मंदिर चला आ रहा था। और इस मंदिर पर बीच में हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद चूँकि उस समय में कब्जा किसका दिया जाए, किसका साबित नहीं हो, इसलिए ऐसे मामलों में जनरली पुलिस 145 CRPC कार्रवाई करके उसको और 146 में कुर्क करती है। तो इसी मामले में इसको भी जो है, इस मंदिर को भी कुर्क कर लिया गया और 145 की कार्रवाई 146 में, और इसका रिसीवर जो है थानेदार जी को मांडल को लगा दिया। अब उसके बाद में नियम यह है कि 145-146 कार्रवाई होने के बाद जो पार्टी चाहे तो सिविल कोर्ट में अपना हक तय करा सकती। तो उसमें मुस्लिम समाज की ओर से एक दावा किया गया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हमको सौंपी जाए। वो दावा चल के उसमें गवाह बयान सब होकर के और फिर उसका फैसला मांडल कोर्ट से हुआ, मुंसिफ कोर्ट से, और उन्होंने कहा कि ये इनका हक नहीं बनता है, ये दावा गलत किया है, इसलिए इसको खारिज कर दिया। उसके बाद मोहम्मदन समाज ने यहाँ अपील की डिस्ट्रिक्ट जज साहब के, और ADJ कोर्ट से उसकी सुनवाई होके और 2014-15 में उसका फैसला हुआ, और उसमें भी उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया। तो अब नियम यह है कि जब सिविल कोर्ट का फैसला होगा तो उसके अनुसार 145 को डिस्पोजल करके, और जिसका हक साबित नहीं हुआ उसके बजाय जिसका हक बनता है तो उसको ये सौंप देना चाहिए। लेकिन उस समय हिंदू समाज में भी ज़्यादा जागृति नहीं थी, और बाद में जब इसका पता चला तो इसका ज्ञापन दिया गया कि भाई ये मंदिर 45-40 साल से इसको रिसीवरी में है, इसलिए इसको हटाया जाए क्योंकि कोर्ट के फैसले हो गए। तो ये मेरे जानकारी में भी आया 2017 में, और हमने वहाँ पे उस समय तत्कालीन कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था और हमने कहा इसका डिस्पोजल करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या फाइल को ढूंढवाया जो 145-46 कार्य, वो फाइल आज दिन तक नहीं मिली, और इस कारण से थोड़ा करते करते फिर चुनाव हो गया और चुनाव आचार संहिता लग गई, इसलिए वो रह गया पेंडिंग। अब इस मामले का एक ही निराकरण है कि तत्काल उस फैसले के आधार पर निर्णय करके और ये हिंदुओं को मंदिर या गुर्जर समाज को ये मंदिर सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इसकी जान। हमने अभी कलेक्टर साहब को ये कहा कि भाई आप इसको तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन ये राज्य सरकार के संज्ञान में लाके या वहाँ से परमिशन के बाद ही फैसला होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तब तक आप इसके ऊपर रिसीवरी में रहते हुए भी सेवा पूजा मंदिर की चालू करवा दो तो भी हमको संतोष हो जाएगा। तो वो इस मामले के लिए तो वो एकदम एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इसका फैसला जल्दी करा दूंगा। तो अभी हमने पहली बार देखो मौका दिया। हमारा ये कहना है कि अभी ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आज मांडल के लोग भी आए, भीलवाड़ा जिले के भी आए। अब ये मामला धीरे धीरे जिले से स्टेट और स्टेट से पूरे राष्ट्र स्तर पे जा सकता है, और ये न केवल हिंदुओं का मामला बल्कि पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का मामला है, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सभी इसमें शामिल हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि भाई आपको शांति व्यवस्था कायम करना है तो इस पर जल्दी जल्दी फैसला कर दे, अन्यथा कुछ विवादास्पद नारे भी लगे थे, उसको लेकर भी नाराजगी थी। हाँ, जो विवादास्पद नारे उन्होंने लगाए मोहम्मदन समाज ने बाद में, उस पर बहुत नाराजगी है। उसके लिए हमने FIR दर्ज करवा दी है, दे दी है। अब वो दर्ज नहीं हुई तो अभी SP साहब ने आश्वासन दिया कि मैं दर्ज करूँगा और उससे भी जो जिसका अपराध बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो वो तो ठीक है, कार्रवाई करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि उनके आश्वासन के अनुसार जो कार्रवाई करेंगे। परंतु सारी समस्या, सारे मूल की जड़ का इलाज केवल यही है कि 145 की कार्रवाई ड्रॉप होके और इस मंदिर को
इन दो को सौंपा जाए। पूरी जो मांग उनको सौंपी वही जिला प्रशासन ने भी इनको इस मामले को शांतिपूर्ण समझौते के समाधान की अपील की है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा में एक बार फिर अपराधी सिर उठाने लगे हैं। कारण पुलिस की ढीली गश्त और खत्म होता खौफ माना जा रहा है। इन्हीं कारणों के चलते बेलगाम होते अपराधी पिछले 2 दिन से लगातार चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा वारदात रविवार शाम बख्ता बाबा क्षेत्र में हुई, जहां 3 बदमाशों ने गन्ना जूस बेचने वाले युवक व उसके नौकर पर चाकू व फेंट से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हमलावर मौके से भाग छूटे। भीमगंज थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद ने बताया कि तिलक नगर निवासी जमनालाल पुत्र बालू तेली रविवार शाम को बख्ता बाबा क्षेत्र में स्थित गन्ना जूस की दुकान चलाता है। उसके पास नौकर कमलेश गुजर भी काम करता है। रविवार को जमनालाल अपनी वैन लेकर दुकान पर पहुंचा, जहां एक बाइक के साथ 2-3 युवक खड़े थे। जमनालाल ने वैन खड़ी की, लेकिन बाइक के कारण फाटक नहीं खोल पाया। इसके चलते जमनालाल ने बाइक हटाने के लिए बाइक के पास खड़े युवकों को कहा। इसे लेकर जमनालाल व इन युवकों के बीच बोलचाल हो गई। इसके चलते बाइक के साथ खड़े जीवा ने जमनालाल व कमलेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपितों ने कमलेश के सिर में फेंट से जबकि जमनालाल पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। वहीं हमलावर मौके से भाग छूटे। वहीं सरेआम चाकूबाजी से इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि शुक्रवार रात को करेड़ा, शनिवार सुबह शहर के हीरापन्ना मार्केट, इसके बाद रात को लेबर कॉलोनी और रविवार शाम को बख्ता बाबा इलाके में बदमाशों ने चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दिया। इन 4 वारदातों में 7 लोग घायल हो गए। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि यहाँ बख्ता बाबा रोड पर एक व्यक्ति जमनालाल तेली के चाकूबाजी हो गई। यहाँ हॉस्पिटल में आया, जिसके पर्चा बयान लिए और अनुसंधान जारी है। कितने सर प्राइवेसी में क्या कितने हमलावर थे, क्या मामला है? 2-3 आदमी के नामजद पर्चा बयान दिए हैं। किस चीज़ को लेकर रिपोर्ट में क्या है? ये गाड़ी की ये हटाने की बात को लेकर के आपस में इनके गाली गलौच होकर के चाकू लगा दिया था और फेट वेट से। कितने 2 घायल है? हाँ, 2 इंजर्ड है। आपका नाम? प्रहलाद एएसआई थाना भीम। मैं तो मेरी दुकान पर था सर, मेरी गाड़ी हटानी थी और उनकी बाइक खड़ी थी पास में, तो मैंने बोला थोड़ी आगे ले ले। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे को जानता नहीं है। एक तो रवि रेबर, एक शिवा और एक का क्या नाम सर? तो 3 आदमी थे और वो उन्होंने धमकी दी कि तू मेरे को जानता नहीं है, और ऐसा करके गाली गलौच करने लगे और हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए वो कमलेश आया तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया और वो उसके दिए जवाब की पेट की दी तो उसके यहाँ लगी और मेरे भी चाकू की लगी। चाकू से हमला किया सर और कुल मिला मारने के लिए आए थे वो। तो पहले कोई रंजिश थी क्या? नहीं, कोई रंजिश थी। आपका नाम और? जमनालाल तेली। स्थानीय नगर परिषद मैदान पर विगत 9 मार्च से जारी 35वें फेडरेशन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के 6ठे दिन जिला संघ आयोजकों द्वारा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, तकनीशियनों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किए गए। साथ ही राजस्व वॉलीबॉल संघ के रेफरीज एवं पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। मंगलवार को टूर्नामेंट का समापन होगा, जिसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं खेल मंत्री शिरकत करने की संभावना है। आयोजकों ने खेल मंत्रियों में इस टूर्नामेंट के प्रति उत्साह के लिए सभी खेल प्रेमियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला वॉलीबॉल संघ भीलवाड़ा की ओर से हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप के विशेष सहयोग से चित्रकूट धाम में आयोजित 35वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप पूर्व वर्ग के 5वें दिन रविवार को पुरुष वर्ग में पंजाब ने कर्नाटक को हराकर जीत हासिल की। दूसरा मैच पुरुष वर्ग में रेलवे एवं केरला के बीच हुआ, जिसमें रेलवे ने जीत हासिल की। तीसरा मैच पुरुष वर्ग में सर्विसेज व राजस्थान के बीच हुआ, जिसमें सर्विसेज ने जीत हासिल की। चौथा मैच हरियाणा व तमिलनाडु के बीच देर रात हुआ, जिसमें हरियाणा ने जीत हासिल की। सोमवार शाम सेमीफाइनल हरियाणा व रेलवे, केरला व कर्नाटका, सर्विसेज व पंजाब के बीच होगा। 5वें दिन कार्यक्रम में नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट, राजन मैग विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामलाल खटीक, प्रीतम सिंह, चैन सुख समदानी, मुकेश शर्मा, भारतीय वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षक
श्रीधरन, शिवलाल डीडवानिया, गोविंद वैष्णव, गोपाल शर्मा, महावीर सिंह राव, जय सिंह, अमित बुलिया आदि खिलाड़ियों। शिवराम खटीकम संयुक्त सचिव तरुण सोमानी ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत ज्ञानमल चंदेल, कैलाश चंद्र खोईवाल, रणवीर खोईवाल, रमेश चंद्र खोईवाल, डीवीए के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल सोनी, शंकर पहाड़िया आदि ने किया। अतिथियों ने इस आयोजन को बेहतर बताया। चैंपियनशिप में 15 मार्च तक रोजाना शाम 5 बजे से मैच शुरू होंगे। इस चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अर्जुन अवार्डी एवं कई फेम खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 35वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में प्रस्तावित भीलवाड़ा में काफ़ी दिनों से इस प्रतियोगिता को सफल अंजाम देने के लिए यहाँ की एक लंबी चौड़ी टीम दिन रात परिश्रम में लगी हुई थी और जिससे आज ये प्रतियोगिता और ये स्टेडियम इस रूप में पहुँच पाया है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे प्रताप वॉलीबॉल स्टेडियम के दिन रात इस प्रतियोगिता को सफल अंजाम देने के लिए प्रयासरत थे, परिश्रम कर रहे थे। आज उन सभी युवा और जो बच्चे वॉलीबॉल को सीख रहे हैं, इस प्रतियोगिता से आगे भविष्य में बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं, उन सभी बच्चों का जिला वॉलीबॉल संघ भीलवाड़ा की ओर से पारितोषिक प्रदान किया। साथ ही भीलवाड़ा के सभी टेक्नीशियंस और अपने समय के होनहार खिलाड़ी रहे सभी शारीरिक शिक्षक जो दिन रात से इस प्रतियोगिता को सफल अंजाम में देने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उन सभी शारीरिक शिक्षक, टेक्नीशियन और खेल विशेषज्ञों को माननीय अतिथि महोदय दामोदर जी अग्रवाल और लक्ष्मीलाल जी सोनी उस्ताद के द्वारा पारितोषिक प्रदान किया। साथ ही राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन के समस्त स्टेट रेफरी और पदाधिकारियों को इस मंच पर दामोदर साहब और लक्ष्मीलाल जी सोनी के द्वारा पारितोषिक प्रदान किया गया। इस प्रकार का एक अनूठा आयोजन भीलवाड़ा में स्मार्ट डिजिटल पहली बार हो रहा है। इससे पहले इतिहास में भीलवाड़ा में कभी इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ था और भीलवाड़ा के दर्शक और खेल प्रेमी, वॉलीबॉल प्रेमी, सभी वॉलीबॉलर्स बढ़ चढ़ करके उत्सुकता के साथ इन प्रतियोगिता में सभी समस्त मैचों का आनंद ले रहे हैं। फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कुल 26 मैच खेले जा रहे हैं और कल इसका जो है फाइनल मैच होगा। आपका नाम? मेरा नाम, मैं एक कमेंटेटर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हेमंत कुमार व्यास, शारीरिक शिक्षक। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस,
महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सांगनेरी गेट स्थित दूधाधारी गोपाल मंदिर में बड़ी धूमधाम से फागोत्सव मनाया। पंडित कल्याणमल शर्मा ने बताया कि शाम को राधा गोपाल प्रभु की आरती की गई। उसके बाद राधा गोपाल प्रभु को फूलों से और गुलाल की होली खिलाई गई। भजन सम्राट गोबस दिव्यांशु दादीज होली के रसिया गाए, सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। सभी भक्तों गोवत्सों ने नृत्य किए, सभी ने फूलों की होली खेली। ऐसा लग रहा था जैसे कि वृंदावन में ठाकुर जी के साथ सभी भक्त होली खेल रहे हैं। पूरा मंदिर वृंदावनमय हो गया। सवारियाबासा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को राज्य सरकार व शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार वार्षिकोत्सव उड़ान 2022 का आयोजन सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल गुर्जर, प्रधानाचार्य अनीता मीणा, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष रतनलाल वैष्णव, मुख्य अतिथि सुबालाल चौधरी, राम प्रकाश सेन, ग्राम विकास अधिकारी सूरज करण लड्ढा, रतनलाल जांगे, राधाकिशन खटीक के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य, कविताओं व लोकगीतों की प्रस्तुतियां देकर संभाला। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व विद्यार्थी सम्मान, भामाशाह सम्मान, प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य अनीता मीणा ने बताया कि शैक्षिक उन्नयन हेतु नवाचारों से मार्गदर्शन करते हुए सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की अनूठी पहल को विद्यालय विकास व विद्यार्थी हित में काबिले तारीफ बताया। इस अवसर पर एसएमसी व एसटीएमसी सदस्य, ग्रामीण जन, अभिभावक एवं मातृशक्ति मौजूद रहे तथा विद्यालय विकास एवं भौतिक संसाधन जुटाने हेतु अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य मीणा ने विद्यालय की गतिविधियों एवं भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही अतिथियों, सज्जनों व मातृशक्ति का धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया। शहर के पंचमुखी मोक्षधाम स्थित प्राचीन मसाणिया भैरवनाथ मंदिर पर रविवार को 1100 किलो अंगूरों से विशेष झांकी सजाई गई। श्री मसाणिया भैरवनाथ विकास समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि पुजारी संतोष कुमार खटीक के सानिध्य में पंचमुखी मोक्षधाम स्थित प्राचीन मसाणिया भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में प्रत्येक रविवार को अलग अलग ऋतु, फलों, सब्जियों, चॉकलेट सहित अन्य कई वस्तुओं से भगवान भैरवनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसी श्रृंखला में रविवार को रसीले अंगूरों से मंदिर प्रांगण को सजाया गया और महाआरती करने के पश्चात भक्तजनों को अंगूरों का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में जमनालाल सनाडी, हिमांशु छतवानी, सुंदर खेतानी, अभिषेक खटीक सहित अनेक भक्त मौजूद थे। आज शहर के पंचमुखी मुक्तिधाम में स्थित प्राचीन मसाणिया भैरवनाथ मंदिर में 1100 किलो अंगूर का विशेष झांकी सजाई गई है। रविवार के उपलक्ष्य पर विशेष झांकी सजाई जाती है और महाआरती कर उसको प्रसाद वितरण किया जाएगा। मेवाड़ क्षत्रिय गुर्जर गौड़ समाज महिला मंडल की ओर से गांधीनगर में धूमधाम से फागोत्सव मनाया गया। ये जानकारी देते हुए वर्षा कुमावत ने बताया कि उत्सव के दौरान लड्डू गोपाल की झांकी को सादर निमंत्रण के साथ आसन पर विराजमान किया गया। तत्पश्चात छाया, हेमलता, रोशन, वर्षा सहित मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर संगीतमय फागोत्सव का शुभारंभ किया गया। मंडल की नीतिका चतुर्वेदी ने बताया कि इस अवसर पर राधा रानी जी एवं श्री राधा कृष्ण बनकर महिलाओं ने शानदार नृत्य करके भजनों पर भगवान श्री कृष्ण को रिझाया। संगीत में भजनों पर मंडल के सदस्यों ने नृत्य कर महोत्सव का आनंद लिया। अंत में महाआरती करके महिलाओं द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में नीरू चतुर्वेदी, नीतिका चतुर्वेदी, मीनू त्रिवेदी, पुष्पा शर्मा, रेखा सावन शर्मा, सीमा, शीला, चंचल शर्मा आदि सदस्याएं मौजूद थी।
SMPS प्राइमरी विंग में ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत कक्षा प्ले ग्रुप से यूकेजी का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस अवसर पर श्री महेश सेवा समिति के समस्त सम्माननीय संरक्षक देवकर्ण गग्गर, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचौलिया, उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण जागेटिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुद्रा, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, कोषाध्यक्ष राजेश बायती, संचालक सदस्य केदारमल जागेटिया, ओम प्रकाश मालू, दिलीप तोशनीवाल, दिनेश कुमार शारदा, चंद्र प्रकाश काले आदि सदस्यों का स्वागत छात्रों के द्वारा अक्षत रोली द्वारा तिलक अपर्णा पहनाकर किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य निधि झा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे विद्यालय की नींव का पत्थर है, जिसे हम जिस रूप में चाहे ढाल सकते हैं, जो आगे चलकर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल ने छात्रों को बताया कि जिस प्रकार एक बीज पौधा बनकर तैयार होता है और फिर वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार से प्ले ग्रुप यूकेजी के छात्र भी एक नन्हे बीज की तरह ही हैं, जो आगे चलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। समिति के सचिव राजेंद्र कुमार कचौलिया ने अपने उद्गार वक्तव्य करते हुए कहा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे विद्यालय का गौरव हैं, जो आने वाले समय में हमारे देश को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हुए कार्यक्रम की प्रशंसा की और इस प्रकार छात्रों को परीक्षा रिजल्ट प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महानगर द्वारा विनीत द्विवेदी, भारत गेंगट, प्यारेलाल खटीक, मुकेश शर्मा, गोपाल तेली, राजेंद्र शर्मा, विजय सोनी, दीपक बैरबा, कमल राज पुरोहित के नेतृत्व में मांडल घटना को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि मांडल स्थित हिंदुओं के धार्मिक स्थल भगवान देव नारायण के स्थल के ताले खोलकर हिंदू समाज को सौंपा जाए, जिससे वहां पूजा पाठ की जा सके। मुस्लिम के लोगों द्वारा मांडल कस्बे में जुलूस निकालकर आपत्तिजनक भय की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई। इस घटना को लेकर हिंदू समाज में गहरा आक्रोश है। राष्ट्रीय बजरंग दल मुख्यमंत्री से मांग करता है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल समस्त हिंदू समाज के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन में राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्रज किशोर, राजकुमार माली, लक्ष्मण सिंह जैन, अमर सिंह, बाल मुकुंद खटीक, सूरज सेन, रामजस बैरवा, राष्ट्रीय मजदूर परिषद पूरन तेली, राष्ट्रीय किसान परिषद के बालूलाल शर्मा उपस्थित थे। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम लॉ यूनियन 22 के अंतर विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय फेस्ट का रंगारंग शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में लगभग भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 35 टीम ने भाग लिया। लॉ यूनियन के संयोजक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार सिंह रहे। डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली थे। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने उद्घाटन संबोधन देते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह ने सभी टीम सदस्यों को लॉ यूनियन के चैंपियन बनने के लिए अग्रिम बधाई दी तथा गीता श्लोक के उदाहरण देते हुए जीवन में सफलता के गुर सिखाए। संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी लॉ यूनियन के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी तथा आपस में खेल भावना से खेलने को सभी को कहा। कार्यक्रम आयोजन सचिव अनुराग शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का यह साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 और 15 मार्च को होने जा रहा है। लॉ यूनियन 22 में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से लगभग 35 विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने लगभग 26 तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी के तौर पर भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर विकास सोमानी ने बताया कि प्रथम दिन ऑफ स्टेज विभिन्न प्रतियोगिता, जिसमें रोबोवार में प्रथम संगम विश्वविद्यालय टीम, वॉल पेंटिंग में प्रथम संगम विश्वविद्यालय, द्वितीय MLVTI भिलवाड़ा, फार्मा ब्रिज में प्रथम कंचन देवी कॉलेज, द्वितीय ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, फेस पेंटिंग आईमेड भिलवाड़ा में प्रथम संगम विश्वविद्यालय, द्वितीय रही। बैटल ऑफ ब्रेन में प्रथम संगम विश्वविद्यालय, द्वितीय आईमेड भिलवाड़ा रही। जंग वॉर में संगम विश्वविद्यालय प्रथम, आईमेड द्वितीय रही। इसके अतिरिक्त खेलकूद प्रतियोगिता प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि खेलकूद में कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, 100 मीटर रेस, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, मिनी फुटबॉल आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। ऑन स्टेज कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी तथा सुरभि बिरला ने बताया कि रैंप वॉक, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, बैंड आदि का आयोजन किया जाएगा। नेशनल फेस्ट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों से प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, वाइस चांसलर संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा। आज लॉ यूनियन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ
और इस अवसर पर हमने मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, जो कि IIM तिरुचिरापल्ली के निदेशक हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया। आप लोगों ने उनके विचार अभी सुने ही हैं। हमने इस अवसर पर प्रोफेसर PK सिंह का एक भारतीय प्राचीन ग्रंथों में समकालीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण विषय पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया है, जो कि कल 15 मार्च को संगम के कॉर्पोरेट हाउस में आयोजित किया जाएगा, जिसका संयुक्त तत्वाधान मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और संगम विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा। और इसमें हमारे भीलवाड़ा शहर के जिलाधीश आशीष मोदी जी, SP साहब आदर्श सिद्धू जी और सभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्री के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आएंगे। और मैं समझता हूं कि जो किताब की चर्चा हो रही थी अभी सर की, उसका एक सारगर्भित उद्बोधन सुनने को मिलेगा, तो आप सभी भी आमंत्रित हैं। रशिया जाती है, उस समय USSR था, एकदम से वहाँ पर हिट हो जाती है। हम सोचते हैं अरे ये मेरी फिल्म विदेश में हिट हो गई, ज़रूर अच्छी होगी। हम फिर देखना शुरू करते हैं, इंडिया में हिट हो जाती है। इसीलिए अभी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षण संस्थाएं गुणवत्ता को प्राप्त करें, और विदेश में जो जितने भी संस्थान हैं उसमें बहुत ऐसे संस्थान हैं जिनमें बड़ी गुणवत्ता है, जिनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन सभी संस्थान वैसे नहीं हैं। उनके साथ हम संपर्क करें, उनके साथ हम सर्जन करें अपने ज्ञान का, उनके साथ हम कोलैबोरेट करें, और इस प्रकार से हम अपने शिक्षण स्तर को भी आगे बढ़ाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह से बाहर जाना लोगों का जारी रहेगा। सर, आपने मुख्य की मैंने और संगम विश्वविद्यालय जैसा हर साल करता है, इस साल भी हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का जो कंपटीशन है लॉ यूनियन वो आयोजित कर रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से ये हम नहीं कर पाए थे, तो अभी जो है इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हमारे यहाँ 35 जो अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज की टीम आई हैं, जिसमें 600 प्रतिभागी जो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं वो 4 अलग अलग इवेंट्स के अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, जिसके अंदर कुछ ऑफ स्टेज इवेंट्स हैं और कुछ टेक्निकल इवेंट और साथ में कल्चरल इवेंट भी है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो सके। तो इन प्रतियोगिताओं के अंदर जो हमारे यहाँ टीमें आई हैं उसमें अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, मुंबई और यहाँ तक कि IIT धारवाड़ से भी प्रतिभागी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं ऑफलाइन मोड में तो हो ही रही हैं, लेकिन कुछ प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मोड में भी हमने रखी है, ताकि जो विद्यार्थी यहाँ ना आ सके वो भी इसके अंदर हिस्सा ले सके। तो उसके अंतर्गत कुछ मणिपुर और लखनऊ की टीमें भी हैं जो दूर संभाग से भी हमारे यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।